रवि राजपूत आप सभी लोगों का जो है वो अपने YouTube चैनल पर जो है वो मैं स्वागत करता हूँ। आज मेरी जो है वो ज्योग्राफी की जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल का मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट और आपका यूपी टेट यूपी टीईटी तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी टेट और सुपर टेट की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उन परीक्षाओं के लिए जो आपका भारतीय भूगोल पूछा जाता है उस भारतीय भूगोल से संबंधित मैं आपके सामने जो है वो प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, यूपी टीईटी के लिए, सुपर टीईटी के लिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए और जितने भी और आपके कंपटीशन वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है वो आपका उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र होता है। समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र क्या होता है? तो आपके सामने क्वेश्चन है कि समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र होता है। तो समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र क्या होता है? तो समीपस्थ मंडल का अगर मैं विस्तार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र क्या होता है? अगर मैं समीपस्थ मंडल के विस्तार क्षेत्र की मैं बात करूं तो देखो यहां से देखो आपका ये इंडियन मैप है नहीं, इंडियन मैपिंग है। ये कह रहा है कि समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र होता है। समीपस्थ मतलब ये है कि जैसे मान लो सपोज करो ये आपका यहां से यहां तक आपका ये पूरा टोटल क्या है? तो ये टोटल आपका पूरा आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। ये टोटल क्या है? ये टोटल आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो इस हिंद महासागर के अंदर जो भारत के ये आपका तटवर्ती क्षेत्र है, इस भारत के तटवर्ती क्षेत्र से कितने अंदर समुद्र में यानी हिंद महासागर के अंतर्गत भी इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है आपका? तो इधर है आपका क्या? इधर है आपका अरब सागर। क्या है इसका? अरब सागर। क्या है आपका? अरब सागर, ठीक है। तो समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे। मैं आपको टोटल बताऊं कि 3 या 4 क्षेत्र में जो है वो डिवाइडेशन होता है किसी भी देश के, जो आपका कोई भी देश है और उस देश की अगर समुद्र सीमा बनी हुई है ना तो आधार से या तट रेखा से समुद्र के अंदर जो है वो कितनी दूरी पर समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। सपोज करो ये आपका तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका तटवर्ती क्षेत्र है यानी आपका ये सीमावर्ती क्षेत्र है। इस सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात करूं तो इस सीमावर्ती क्षेत्र से कितने अंदर यानी समुद्र में कितने दूरी पर जो है वो समीपस्थ मंडल है। तो मैं आपसे बताऊं जब आप समुद्र में आप तट रेखा से मतलब तट रेखा से या आधार रेखा से जब आप समुद्र में प्रवेश करते हो तो कितनी दूरी पर समीपस्थ होता है? सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर इतने क्षेत्र में समुद्र के अंदर इतने, और ये होता है आपका 24 nm यानी 24 नॉटिकल मील। तो किसी भी देश की तटरेखा या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी पर क्या होता है? तो 12 नॉटिकल दूरी पर 12 नॉटिकल मील दूरी पर क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है यानी किसी भी देश की तटरेखा या आधार रेखा से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील दूरी पर क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है। और क्षेत्रीय सागर से आगे फिर से आपका
तो 12 नॉटिकल दूरी पर आपका होता है समीपस्थ मंडल। क्या होता है? समीपस्थ मंडल। क्या होता है? समीपस्थ मंडल। तो 12 नॉटिकल मील तो क्षेत्रीय सागर है, और क्षेत्रीय सागर से 12 नॉटिकल मील दूरी पर आपका क्या हो गया? वो हो गया आपका समीपस्थ मंडल। तो देखा जाए तो 12 ये और 12 ये तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया आपका 24, यानी टोटल 24 नॉटिकल मील दूरी पर, 24 नॉटिकल मील दूरी पर क्या होता है? समीपस्थ मंडल होता है। क्या होता है? समीपस्थ मंडल होता है। देखो मैं आपको बताऊं आगे, थोड़ा सा ध्यान दो आप। क्या ध्यान रखो, पूरा बना रहा हूं, ध्यान रखो। ये आपका तट रेखा, ये क्या है? ये आपकी तट रेखा है। ये आपका ये यहां से आपका ये आधार रेखा है, तट रेखा। इस आधार रेखा से तट रेखा से आपका ये 12 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील और ये 12 नॉटिकल मील दूरी पर क्या है? तो ये है बेटा आपका क्षेत्रीय सागर। क्या है आपका? क्षेत्रीय सागर। और फिर से 12 नॉटिकल मील दूरी पर आपका क्या है? तो 12 नॉटिकल मील दूरी पर आपका क्या है? तो ये है आपका समीपस्थ मंडल। क्या है आपका? समीपस्थ मंडल। क्या है आपका? समीपस्थ मंडल। और आगे यहां से यानी समीपस्थ मंडल से 200 नॉटिकल मील दूरी पर क्या है? तो ये है आपका ईईजेड, यानी इकोनॉमिक जेड, यानी भारत या किसी भी देश के द्वारा जो भी कच्चे पदार्थों का जो उत्पादन किया जाता है, जो निकाले जाते हैं, वो ईईजेड के अंदर निकाले जाते हैं। समुद्र से जितने भी कच्चे मालों की प्राप्ति होती है, तो वो आपका कहां आते हैं? वो आपका 200 नॉटिकल मील यानी ईईजेड के अंतर्गत आते हैं। और 200 नॉटिकल मील ईईजेड से आगे आपका होता है क्या? तो यहां होता है आपका उच्च सागर। क्या होता है? उच्च सागर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधार रेखा से तट रेखा से समीपस्थ मंडल कितनी दूर होता है? तो देखो 24 नॉटिकल मील तो हो गया आपका क्षेत्रीय सागर, और क्षेत्रीय सागर से 24 नॉटिकल मील दूरी पर क्या हो गया? समीपस्थ मंडल। तो आधार रेखा से तट रेखा से कितनी दूरी पर टोटल आपका समीपस्थ मंडल है? तो 24 नॉटिकल मील दूरी पर आपका क्या है? तो 24 नॉटिकल मील दूरी पर आपका समीपस्थ मंडल है। अगर आपसे पूछे कोई, अगर आपसे पूछे कि नॉटिकल मील क्या होता है, तो मैं आपसे बताऊं नॉटिकल मील जो है ना, वो समुद्र के अंदर दूरी मापने की इकाई है। समुद्र में दूरी मापने की इकाई, समुद्र में दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र में दूरी मापने की इकाई। बात आ रही है समझ में? और 1 नॉटिकल मील कितना होता है? तो ये 1832 मीटर के आसपास जो है वो 1 नॉटिकल होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1 नॉटिकल मील आपका होता है 1832 मीटर। क्या होता है आपका? 1832 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? देखो क्षेत्रीय सागर 12 नॉटिकल मील, समुद्र समीपस्थ मंडल क्षेत्रीय सागर से 12 नॉटिकल मील और आगे दूरी पर। तो तट रेखा से, यहां से तट रेखा से आधार रेखा से कितनी दूरी पर आपका समीपस्थ मंडल है? तो ये टोटल 12 और 12 कितना हो गया? 24 नॉटिकल मील। और आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका यही है। देखो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका यही है क्या? क्वेश्चन एक और ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन ये है कि समीपस्थ मंडल क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि समीपस्थ मंडल से जो है वो आपका विस्तार क्षेत्र कितना है, यानी समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र कितना है? तो इसके आधार पे क्या हो गया? तो इसके आधार पे हो गया समीपस्थ मंडल का जो आधार हो गया वो कितना हो गया? तो ये हो गया आपका आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। समीपस्थ मंडल का विस्तार क्षेत्र होता है कितना? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी पर, है नहीं? आपको याद रखना है कि इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी पर क्या होता है? तो ये बेटा आपका होता है क्षेत्रीय सागर। क्या होता है? ये होता है आपका क्षेत्रीय सागर। क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा से अगर 200 नॉटिकल मील की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? तो ये होता है ईईजेड, यानी इकोनॉमिक जेड, इकोनॉमिक जोन होता है नहीं? और आधार रेखा से 400 नॉटिकल दूरी उच्च रेखा पर क्या होता है? तो ये होता है यहां पर उच्च सागर। क्या होता है आपका? उच्च
कुछ सारा किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कर लोगे, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी एक क्वेश्चन से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। ये क्या कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं सही सुमेलित नहीं है क्या कि बंदरगाह है और कौन सा बंदरगाह किस देश में है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके भारत पाक चीन रेखा का जो विवाद है उससे जुड़ा हुआ है। जो आपका भारत पाकिस्तान का मसला है ना, भारत और चीन, भारत और चीन का जो विवाद है, भारत और चीन में जो आपस में विवाद बना हुआ है, तो चीन ने क्या काम करा है कि यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वो हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? ये हिंद महासागर है। और बेटा हिंद महासागर जो है ना वो एक तरीके से आर्थिक दृष्टि से या कच्चे पदार्थों को उत्पादन करने की दृष्टि से यानी ईईजेड की दृष्टि से यानी इकोनॉमी जोन की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है आपका हिंद महासागर। तो आपका क्या काम करा है कि चीन में और भारत में बहुत तगड़ा विवाद बना हुआ है, और भारत और चीन के विवाद बने होने के कारण जो है वो चीन ने क्या करा है, चीन ने जो है वो बेटा भारत को हिंद महासागर में तीन ओर से घेरने की कोशिश करी। क्या करी है? भारत को तीन ओर से घेरने की कोशिश करी है, और घेरने के लिए जो है वो चीन ने तीन देशों में अपने बंदरगाह बनाए हैं। ठीक है, तीन देशों में मतलब जो है वो चीन ने बंदरगाह बनाए हैं ताकि वो भारत को जो है वो तीन ओर से घेर ले, यानी हिंद महासागर के अंतर्गत या हिंद महासागर के अंदर जो है वो भारत को तीन ओर से जो है वो घेर ले। ऐसा चीन ने जो है किया है। तो ऐसे करने के लिए मतलब चीन ने ऐसा क्यों किया है? ताकि वो भारत को क्या कर सके, भारत को कमजोर बना सके। ठीक है, और ये जो तीन बंदरगाह हैं वो आपका कहां-कहां बनाए हैं? तो एक तो बंदरगाह आपका यहाँ है, यहाँ ये क्या है, ये बांग्लादेश है। क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे बेटा ये आपका बांग्लादेश है। मतलब तीन देशों में अलग-अलग बंदरगाह बनाए हैं इसने, चीन ने हिंद महासागर में भारत को तीन ओर से घेरने के लिए। तो एक तो बांग्लादेश में बनाया है, चीन ने जो है तीन देशों में बनाया है बंदरगाह जो है वो चीन ने तीन देशों में बनाया ताकि वो भारत को तीन ओर से घेर सके हिंद महासागर में। पहला बंदरगाह कहाँ बनाया है? तो पहला बंदरगाह बनाया है इसने बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बंदरगाह का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में इसने बनाया है पायरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया है? पायरा बंदरगाह। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ का आपको पता है श्रीलंका है, और श्रीलंका में जो है वो चीन ने एक बंदरगाह बनाया है, और उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा। क्या है बेटा? हम्बनटोटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ ऐसे करके पाकिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये पाकिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान में जो है वो चीन ने एक बंदरगाह और बनाया है, और उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। क्या है? ग्वादर बंदरगाह। क्या है ये? ग्वादर बंदरगाह। और ये हम्बनटोटा कहाँ है? तो ये हम्बनटोटा है आपका श्रीनगर। तो चीन ने हिंद महासागर में भारत को तीन ओर से घेरने के लिए अपने अलग-अलग देशों में मतलब अलग-अलग देशों में बंदरगाह बनाए हैं। और चीन की ओर क्या चाल है कि भाई बंदरगाह बना दिए, भाई पाकिस्तान में ग्वादर बना दिया, श्रीलंका में हम्बनटोटा बना दिया, बांग्लादेश में पायरा बना दिया। अगर किसी वजह से इन देशों से इन देशों से अगर चीन का कर्ज नहीं दिया गया ना, तो चीन जो है वो इन तीनों बंदरगाहों पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। अब भारत भी बहुत चालाक है। भारत भी ये नहीं कि हाँ वो चीन के इस रणनीति के अंतर्गत जो है वो भारत फंस जाए या भारत कमजोर साबित हो जाए। तो ऐसे में क्या काम करा भारत ने कि यही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पे जो है ईरान में, इसी पे यहाँ पे ईरान में, यहाँ से इस पूरी कंडीशन को घेरने के लिए भारत ने क्या काम करा है? ईरान में जो है ना एक बंदरगाह बनाया है, और ईरान में जो बंदरगाह बनाया है उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह। क्या है? चाबहार बंदरगाह। तो बांग्लादेश में पायरा जो कि चीन ने बनाया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा जो कि चीन ने बनाया है, ग्वादर बंदरगाह यानी पाकिस्तान में जो कि चीन ने बनाया है ताकि भारत को तीन ओर से हिंद महासागर में
खत्म करने के लिए जो है वो आपका इंडिया ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह। बात है समझ में? अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। तो बेटा चाबहार बंदरगाह कहां पे है? चाबहार बंदरगाह ईरान में सही है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है, सही है। ग्वादर बंदरगाह कहां है? पाकिस्तान में है, सही है। और आपका जो पायरा बंदरगाह है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन आपको जो पायरा बंदरगाह है तो वो बेटा पायरा बंदरगाह बांग्लादेश में है। कहां पर है? बांग्लादेश में है, ना कि म्यांमार में। और ये आपका क्या था? ये आपका आंसर। बात है समझ में? ठीक है। इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किसके फलस्वरूप हुआ है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ वो किसके फलस्वरूप हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो आपको बेटा पहला ऑप्शन है महासागरीय महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप ऑब्लिक महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, या महाद्वीप या द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। बात आ रही समझ में? देखो क्या है, आपको बताया कि हिमालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। आलय मतलब क्या होता है? आलय मतलब आपको पता है घर होता है, और हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। तो बर्फ का घर किसे कहा जाता है? तो बर्फ का घर कहा जाता है आपका हिमालय के हाउस ऑफ आइस। हाउस ऑफ आइस किसे कहा जाता है? तो हाउस ऑफ आइस कहा जाता है किसको? तो हाउस ऑफ आइस कहा जाता है हिमालय को। और हाउस ऑफ आइस हिमालय क्या करता है? जब हाउस ऑफ आइस यानी बर्फ का घर हिमालय है, उस पे आपका बर्फबारी रहती है। और इसका एक फायदा और है क्या कि जो आपको ऊपर आर्कटिक व्रत है वहां से जो ठंडी लहरें आती हैं उस लहरों को भारत में आने से रोकता है। बात है इसमें? एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ था, देखो बहुत पुरानी बात है कि सबसे पहले एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर। पेंजिया तो आपका महाद्वीप था, पेंटालासा महासागर, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया महाद्वीप में हलचल हुई, और हलचल होने से दो भागों में बढ़ गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सागर बन गया जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है। तो जो अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, दोनों आपका प्लेटें हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो प्लेटें हो जाती हैं, और वो प्लेटें अभिसरण करती हैं, और अभिसरण करने से जो टेथिस सागर है उसमें जो मलबा है उसको उठा देती है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण में दो बातें हैं क्या? एक तो है आपका कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है क्या? तो दूसरा है अल्फ्रेड वेगनर का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए। क्या? एक तो है कॉपर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा है अल्फ्रेड वेगनर का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मतलब प्लेटों का प्लेट डॉट प्लेट, इन दो प्लेट है, और दोनों प्लेटों में अभिसरण की वजह से क्या हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। और प्लेट ही क्या है आपका वर्तमान में क्या कहलाती है? जो प्लेट हैं वो वर्तमान में आपका क्या कहलाती है? वो वर्तमान में आपका महाद्वीप कहलाती है। इसलिए हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ये हुआ है महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। और पूरे महाद्वीप को कंप्लीट मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे वैसे जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है आपको, ठीक है। ये दर्रे हैं, इन दर्रों में जो है वो निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम आपको क्रम लगाना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा जो है वो किस देश में है नहीं बेटा?
देखो क्या है, ये आपका सपोज करो ये ऐसे आपका ये भारत है, ये ऐसे करके ये भारत है ना यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऊपर आपका ये जम्मू कश्मीर इस ढंग से है नहीं, और आगे ये ऐसे करके ये आपका भारत है जैसे है नहीं, ये आपका भारत का नाम, हालांकि मैं थोड़ा सा गलत करा हुआ है, मतलब सही नहीं है, लेकिन आपको समझाना है, ठीक है। देखते हैं क्या जेलेबला दर्रा कह रहा है, जेलेबला दर्रा, जेलेबला दर्रा कहाँ है, तो जेलेबला दर्रा आपका यहाँ है, ये जेलेबला दर्रा, और ये जेलेबला दर्रा कहाँ है, तो ये जेलेबला दर्रा बेटा आपका सिक्किम में, कहाँ पर है, ये आपका जेलेबला दर्रा सिक्किम में। बॉम्डिला दर्रा, बॉम्डिला दर्रा यहाँ पर है, ये आपका बॉम्डिला दर्रा है, और बॉम्डिला दर्रा कहाँ है, तो बॉम्डिला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है बॉम्डिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। तो जेलेबला दर्रा तो सिक्किम में हो गया, बॉम्डिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और लिपुलेख दर्रा की बात मैं करूं तो लिपुलेख दर्रा ये आपका यहाँ है, और ये कहाँ है लिपुलेख दर्रा, तो ये लिपुलेख दर्रा हो गया आपका यूके यानी आपका उत्तराखंड। आपका बॉम्डिला कहाँ हो गया, तो बॉम्डिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश में। और जेलेबला कहाँ हो गया, तो जेलेबला हो गया आपका सिक्किम में। और बनिहाल कहाँ है, तो आपको पता है बनिहाल आपका यहाँ पर है यानी जम्मू कश्मीर, कहां पर है जम्मू कश्मीर। क्रम लगाने के लिए कह रहा है आपसे, क्रम लगाने के लिए कह रहा है क्या, कि पूर्व से पश्चिम सही क्रम लगाना है, तो पूर्व तो इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है। तो पूर्व में सबसे पहले क्या अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है बॉम्डिला, और बॉम्डिला कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे देख लो कि 2 नंबर पे कौन सा ये वाला, फिलहाल तो ये है, अभी और कोई है और नहीं है, आगे देखते हैं क्या। दूसरे नंबर पे क्या है, तो बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है जेलेबला, और जेलेबला कहां पर है, सिक्किम में, जेलेबला कहां है, सिक्किम में। और जो जेलेबला सिक्किम है, तो जेलेबला कौन से नंबर पे है, आपको 1 नंबर पे, तो 1 आ गया दूसरे नंबर पे यहां, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लिपुलेख, तो लिपुलेख आपका यहां पे आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में लिपुलेख आ गया तीसरे नंबर पे। और आपका जो बनिहाल है, बनिहाल आ गया आपका जम्मू कश्मीर में, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए सही। कोई दिक्कत, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भाबर एक भू राजस्व है जो आपका मिलता है, भाबर है, भाबर जो है वो एक भू राजस्व है जो मिलता है। तो मैं आपसे बताऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है नहीं, ये आपका ट्रांस है, ठीक है, ट्रांस के बाद आपका वृद्ध है, वृद्ध के बाद आपका लघु है, ठीक है, और लघु के बाद आपका शिवालिक, लघु के बाद आपका और शिवालिक है, और शिवालिक के बाद में क्या आता है, तो शिवालिक के बाद में आता है भावर, भावर के बाद में आता है क्या, तराई, और तराई के बाद में क्या आता है, तो तराई के बाद में आता है आपका जलोढ़, ठीक है, यानी जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, भांगर और खादर, यानी नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। तो सबसे उत्तर में तो हो गया ट्रांस, जो कि हिमालय के पार्ट्स हैं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर आता है भावर, फिर आता है तराई, और फिर आता है जलोढ़। बात है समझ में। तो ये कह रहा है कि भावर एक भू स्वरूप है जो मिलता है, किससे मिलता है, तो ये मिलता है शिवालिक के किनारे, किससे मिलता है, शिवालिक के किनारे मिलता है। बात है समझ में। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भावर और तराई ना ये दोनों उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश गोरखपुर वगैरह से मिले हुए जो आपका नेपाल वगैरह से सीमा बनाते हैं। और यहाँ से पिछली बार यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति ना आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। ये जो शिवालिक वाला पार्ट है यहाँ, ये आपका उत्तराखंड में है, तो यहाँ पाई जाती है। और जबकि जो भावर वाला पार्ट है ये कुछ आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ भी पाई जाती है। ऑप्शन में दोनों थे, उत्तर प्रदेश भी था, उत्तराखंड भी था, तो कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश लगाया था, हमने उत्तर प्रदेश माना था, तो सबको नंबर मिला। लेकिन बाद में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सही है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को सही करने वालों को जो है वो नंबर दिया गया था। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को, स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है वो क्या कहा जाता था, तो वो काला पानी के नाम से जाना जाता था।
तो सियाचिन क्षेत्र, इसको सियाचिन क्षेत्र को जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? सफेद पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? नहीं, जोजिला दर्रा है और जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जोजिला दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में था पहले, ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और लद्दाख के अंदर दो जिले ले एवं लद्दाख। तो ये क्या करता है जोजिला दर्रा? तो जोजिला दर्रा अब ले को श्रीनगर से जोड़ता है और ले पड़ता है लद्दाख में, ठीक है, और श्रीनगर पड़ता है आपका जम्मू में। तो जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है, दोनों की सीमा पर है लेह और श्रीलंका को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है? भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम जो है वो कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े अच्छे से इसका आंसर देना है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत या बूढ़ा पर्वत। और मैं आपसे बताऊं ये भारत का ही नहीं है, भारत के साथ साथ ये विश्व का भी है कि विश्व का या भारत का सबसे बूढ़ा या प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। और अगर आपसे पूछे विश्व का या भारत का नवीनतम पर्वत, तो नवीनतम पर्वत क्या है? तो नवीनतम पर्वत है आपका हिमालय पर्वत। क्या है आपका? हिमालय पर्वत, ठीक है। ये जो मैं आपको सीख करा रहा हूं ये यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई यानी यूपी ट्रिपल एससी टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? मतलब आपको सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सी है, फिर चौथे पे कौन सी है, ये आपको बनना है। सबसे पहले तो आप ऐसे ही ध्यान लगाओ, देखो कौन सी चोटी कहाँ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा है, कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। गॉडविन आस्तीन कहाँ है? तो ये गॉडविन आस्तीन है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत भी आपका कहाँ है? तो नंगा पर्वत ही आपका जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछे नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी बेटा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये है, ये कह रहा है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? घटते क्रम में लिखना है आपको। सबसे ऊंचा पर्वत अगर देखा जाए भारत का तो वो गॉडविन आस्तीन है। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कंचनजंगा में। कंचनजंगा जो है वो बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं आपको जब हिमालय पढ़ाऊंगा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, लेकिन वैसे में नॉर्मल देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत होता है गॉडविन आस्तीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा हमारा कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा नंदा पर्वत और चौथे नंबर पे आएगा हमारा जो है आपका नंदा देवी। तो इसका क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है क्या? बी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो माउंट आबू पर्वत यानी जैन दिलवाला का मंदिर है, अरावली पर्वत का मतलब अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत पर माउंट आबू है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है धनुषगढ़, सही है। कोडाई कनाल कर्नाटक अन्नामलाई पहाड़ी पर है, सही है। उटक मंडल केरल नीलगिरी पर्वत पर, सही है। और शिमला पीर पंजाल ये नहीं है, क्योंकि शिमला जो है पीर पंजाल में क्या है? हिमाचल। शिमला जो है ना, शिमला यानी पीर पंजाल से रेडी है, पीर पंजाल से रेडी शिमला नहीं है। इस पीर पंजाल पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, ये आपका अवस्थित है, ये घास के मैदान अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है?
छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ। तो छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ। मैं आपसे बताऊं, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, झारखंड को भारत का ध्रुव प्रदेश भी कहते हैं और छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पारसनाथ है, और पारसनाथ भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी पर्वत भी है। ठीक है, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं और सभी जो एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट या पेट, तो वो सभी हमारे बैच से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब